होकर के एक स्किल मैन पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है और वह छात्र आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है, एक नया अभिनव प्रयोग है। इस अभिनव प्रयोग के लिए भी मैं इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले चरण में हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस लिए हैं। सेकेंड फेज में इसके परिणाम को देख करके हम लोग प्रयास करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा और स्ववित्त पोषित संस्थाओं को भी फिर हब एंड स्पोक मॉडल पर हम इसको जोड़ने का प्रयास करें। अभी हब एंड स्पोक मॉडल पे एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज को जिसमें लैब स्थापित होगी उसको 3 अन्य संस्थाओं को जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इसको एडेड कॉलेजेस के साथ और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के साथ भी अगर जोड़ें, क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ इनकम कम होगी। अगर उसको भी हम इन सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट हम प्रदेश भर के छात्रों को दे पाएंगे, क्योंकि अकेले हमारे पास 56 से लेकर 60 लाख बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपीयर होते हैं। तो मान के चलिए कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इन छात्रों की संख्या, केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ही अगर हम छात्रों की संख्या को देखेंगे तो लगभग यह 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है। 1 करोड़ 20 लाख छात्रों को तकनीकी उन्नयन की दृष्टि से हब एंड स्पोक मॉडल को हम इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। इसको हम पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अन्य संस्थाओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम इसको एक बेहतरीन मॉडल और प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाएंगे। यह एक अच्छा प्रयास आज यहां पर इस कार्य के माध्यम से हो रहा है। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, ड्रीम लैब के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर जिन छात्रों को सम्मानित किया गया है, मुझे अच्छा लगा। पिछले 8 वर्ष में हम माध्यमिक शिक्षा की और उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा की तकदीर और तस्वीर को बदलने में सफल हुए हैं। याद करिए 2017 के पहले बेसिक एजुकेशन लगभग बंदी की ओर जा रहा था। लगातार छात्र संख्या में गिरावट आ रही थी, लगातार आ रही थी। माध्यमिक शिक्षा नकल का एक अड्डा बन गई थी। लोगों ने नकल के नाम पर एक धंधा प्रारंभ कर दिया था, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया था नकल का। उत्तर प्रदेश में निवेशक नहीं आते थे क्योंकि कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन हां 2 नए बिजनेस उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने खोले थे। एक नकल के नाम पर बाहर से थोक के भाव में लोगों को लाते थे, नकल के अड्डे संचालित होते थे। केवल वो फॉर्म भर लेता था, बाकी छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं आना होता था। उनके नाम पे कोई और परीक्षा दे देता था, रिजल्ट आता था और फिर अपना सर्टिफिकेट भी उसके घर तक पहुंचा देते थे और पैकेज एक तय हो जाता था। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा यहां पे व्यवसाय होता था ट्रांसफर पोस्टिंग में, पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक उद्योग था। इसके नाम पर भी पैसे लिए जाते थे। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दोनों प्रकार के अनाचार को रोक करके पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली को प्रदेश के अंदर अपनाया। आज उसका परिणाम है। हम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि हमने उस कालखंड में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है जब नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी। नकल का नामो निशान नहीं था। आज सेंटर वही संस्था हो सकती है जिसके पास सीसीटीवी कैमरे होंगे, बाउंड्री वॉल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फर्नीचर होंगे, वहीं पर सेंटर होगा, अन्यथा सेंटर नहीं हो सकते। दूसरा रिफॉर्म इसमें हुआ। रिफॉर्म किस रूप में हो सकते हैं? और रिफॉर्म दूसरा इसमें जो किया गया वह था कि परीक्षा 2 महीने 3 महीने नहीं चलेगी। परीक्षा 13-14 दिन मात्र के अंदर पूरी परीक्षा संपन्न हुई। 13-14 दिन के अंदर परीक्षा छात्रों को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए।
परीक्षा छात्रों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, उनका आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए। उसमें एक प्रतिस्पर्धा का भाव हो, चुनौतियों से जूझने की एक ललक हो, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और उस भाव को विकसित करने में ये कम दिनों की परीक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पहले पता लगता था 3 महीने परीक्षा चल रही है, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने प्रवेश करने में लगते थे, और बाकी बच गए 3 महीने, तो उसमें छुट्टियां भी तो होनी है, तो बाकी 3 महीने छुट्टी, तो पठन पाठन कब होता था? ये तो मुझे लगता है कि एमएलसी उमेश द्विवेदी ही बता सकते हैं। लेकिन ये भत्ता मजाक था देश की पीढ़ियों के साथ, और यही कारण था कि हमारा नौजवान पहचान के संकट से गुजर रहा था। आप कहीं जाते थे, आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आप प्रदेश के अंदर अपने कैरियर को बना रहे हैं जब पहचान का संकट नहीं था। आपसे ठीक पहले वाली पीढ़ी के सामने संकट आया था। वो कहीं जाता था, उसको इंटरव्यू की लाइन से हटा दिया जाता था, नाम सुनकर के ही बाहर कर दिया जाता था, कह दिया जाता था कि नहीं साहब, नहीं आपके लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश की पहचान तो ऐसी बना दी गई थी कि धर्मशाला की बात छोड़ी, होटल में भी लोग कमरा नहीं देते थे, किराए पे भी लोग नहीं देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये बीमारू राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हर एक क्षेत्र में 8 लाख से अधिक तो छात्रों को हम लोगों ने, अपने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है पारदर्शी तरीके से। अभी 15 को, परसों 15 जून को 60,244 पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ में ही आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, 60,000 नौजवानों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा, और इसमें 60,000 में 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं। याद करिए, केवल 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती हुई हैं। मैं जब 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों का आंकड़ा देखता हूं तो कुल 10,000 बेटियां भर्ती हुई थी, और यहां एक ही बार में 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हो गई हैं। ये परिणाम दिखाता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा छात्रों को परेशान करने की नियत से नहीं, उसके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए, अपने आप को आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए, चुनौतियों से जूझने का एक जज्बा उसके अंदर पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मैं कहता हूं आजकल छुट्टियां होंगी, आप लोग थोड़ा एग्जाम वॉरियर पढ़िए, नहीं है तो मेरिटोरियस छात्रों को मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि हर बार मेरिटोरियस छात्रों को वो पुस्तक जरूर दिया करिए, या लाइब्रेरी में, विद्यालयों की लाइब्रेरी में उस पुस्तक को रखो। ये बच्चे पढ़े तो एग्जाम वॉरियर को, देखें तो एग्जाम वॉरियर को। जो महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने उसमें कही हैं, उनको हम थोड़ा भी अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो फिर जीवन की कोई चुनौती आपके सामने चुनौती नहीं रहेगी, आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। उस दिशा में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए, अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए,
अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका, अब तो आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता है। और ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, या स्पोर्ट्स में भी और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और विश्वास करूंगा कि उनकी ये मेरिट अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी, जिससे आने वाले समय में आप प्रदेश और देश का नाम और आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर पाएंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आशीर्वाद के लिए, मार्गदर्शन के